1984 का लोकसभा चुनाव, आप चुनाव लड़ रहे थे। एक बड़ा चुनाव जीतकर आप कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा नेता भी एक बनकर उभर कर निकले थे। लोकदल पार्टी के पहले दो फाड़ हो गए थे 1983 में। एक दिन पहले रात को ये फैसला किया लोकदल ने कि यहाँ से चौधरी चरण सिंह को चुनाव लड़ाया था और बाहर रूम में मैं सीधा चरण सिंह के पास गया। लोगों को मैंने बाहर रोक दिया, मैं आपका राइवल कैंडिडेट हूँ, मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने आया। सिर्फ फाइट मेरी और चौधरी देवीलाल, चरण सिंह को अंधेरे में रखा, इसलिए उनका रिजेक्ट हो गया। 4200 वोटों से जीत गया। लेकिन मैं आइंदा फीस लेकर कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ। मैं आज से वकालत छोड़ता हूँ। डेली पोस्ट देखने वाले सभी दर्शकों ने राम राम। आज राजनीति पर बात करेंगे। राजनीति पर सन 1984 की बात है। सोनीपत लोकसभा सीट से जब जो बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे, भारत के उप प्रधानमंत्री देवीलाल भी चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने थे चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक, जिन्होंने बाद में चुनाव लड़ते हुए उप प्रधानमंत्री को हराया था। आज उसी किस्से पर बात करेंगे। हमारे साथ चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक हैं। वो कांग्रेस के 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस में उनका एक बहुत बड़ा कद भी रहा है। मेरे साथ धर्मपाल सिंह मलिक हैं। उनसे ही बात करते हैं कि सर 1984 का लोकसभा चुनाव है। धर्मपाल, आप चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी तरफ भारत के उप प्रधानमंत्री देवीलाल चुनाव लड़ रहे थे, तो लास्ट में देवीलाल जी चुनाव हार गए थे। आखिर उस चुनाव के किस्से कैसे थे, क्या क्या उस चुनाव में देखने को मिला? एक बड़ा चुनाव जीतकर आप कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा नेता भी एक बनकर उभर कर निकले थे। उस चुनाव में एक्चुअली लोकदल पार्टी के पहले 2 फाड़ हो गए थे 1983 में। तो देवीलाल ने अलग पार्टी बना ली और चौधरी चरण सिंह की अलग पार्टी थी। लेकिन 1984 के चुनाव से कुछ पहले वो दोनों पार्टी मर्ज हो कर गए और एक पार्टी बन गई, मतलब राष्ट्रीय लोकदल। और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से चौधरी देवीलाल को कैंडिडेट घोषित कर दिया। चौधरी देवीलाल ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। लेकिन एक दिन पहले रात को ये फैसला किया लोकदल ने कि यहाँ से चौधरी चरण सिंह को चुनाव लड़ाया जाए। चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने भी नॉमिनेशन किया था यहाँ पर। उन्होंने नॉमिनेशन किया और आखिरी दिन उन्होंने नॉमिनेशन किया और मैं भी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आखिरी दिन, सैटरडे का दिन था वो, मैं भी तैयारी के साथ आया हुआ था, क्योंकि दोनों ही दिग्गज नेता थे। लेकिन उस टाइम तक ये पता नहीं था कि चरण सिंह भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए मैंने काफ़ी भीड़ जुटाई और मैं लेकर उनको यहाँ डीसी कोर्ट सोनीपत में आ गया, क्योंकि डीसी साहब उस टाइम मिस्टर BS चौधरी थे, वो रिटर्निंग अफसर थे। तो मैं जब हमें पता लग गया कि चरण सिंह भी आ गए, 4-5 गाड़ियों के काफिले के साथ वो आए, पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम था। तो मैं बार रूम में गया, चरण सिंह बार रूम में ही बैठे थे और बार रूम में मैं सीधा चरण सिंह के पास गया। लोगों को मैंने बाहर रोक दिया। मैंने कहा, साहब, मुझे जिस टाइम मैं अंदर गया तो चरण सिंह ने सोचा ये वकील होगा, आज से 40 साल पहले की बात, जवान था, काला कोट पहन रखा। मैंने बंद कर। कितनी एज रही होगी आपकी उस टाइम पे? 40। और देवीलाल उस दौरान कितनी एज के थे? देवीलाल की एज तो मेरे ख्याल में 60 साल की तो जरूर होगी उस टाइम। 60 साल। तो फिर मैं सीधा ही बार रूम में गया और चरण सिंह को कहा, मैं साहब, मैं आपका राइवल कैंडिडेट हूँ, मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने आया। उन्होंने कहा, भाई नहीं देंगे आशीर्वाद, कोई बात नहीं, लड़ेंगे आपस में। फिर देवीलाल बीच में बोल पड़े कि भाई मैं दूंगा आशीर्वाद। मैं, जी आप दे दो, आप भी इलाके के चौधरी हो, बहुत बड़े आदमी हो। उन्होंने कहा अरुण नेहरू से लिया। मैंने कहा अरुण नेहरू के आशीर्वाद से यहाँ तक आ गया, मुझे अरुण नेहरू के जाना। लेकिन वो कहने लगे नहीं, मैदान में देंगे। चौधरी चरण सिंह इस चीज़ से रिएक्ट हुए। क्या हुआ, एकदम वो कहने लगे, भाई चलो नॉमिनेशन फाइल करते। तो चरण सिंह की इतला पहले दिन ही आ गई थी कि भाई मैं कल नॉमिनेशन फाइल करने आऊँगा, मेरे 4 सेट तैयार कर लो।
लेकिन 2 जगह खाली छोड़ दी उसमें, एक एज और एक दस्खत। लेकिन वो जल्दी-जल्दी में जो चरण सिंह ने अपनी एज नहीं भरी, दस्खत करके चारों सेटों पर वो रिटर्निंग अफसर को दे दिए और मैंने उसके बाद अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अगले दिन स्क्रूटनी थी, स्क्रूटनी के कागज हमने देखे कि उनमें जो चरण सिंह की एज नहीं थी और मैंने कहा भाई हम आर्गू करेंगे, इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट होना चाहिए। हालांकि उनका रिजेक्ट हुआ, इसीलिए जो देवीलाल ने लड़ना पड़ा। तो हमने कहा, मैं वकील भी था और चौधरी मुख्तार सिंह मलिक जब कांग्रेस में आ चुके थे वो वकील थे, वो मेरे वकील। हम पूरे ढंग से उधर से चरण सिंह की तरफ से बहुत सारे वकील थे और हमने कहा कि जी चौधरी चरण सिंह एक्स प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है, चौधरी चरण सिंह बतौर खुद कैंडिडेट हैं। जो कानून मेरे ऊपर एप्लीकेबल है वो उन पर भी होगा, इसलिए उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट होना चाहिए। उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, इसलिए फिर फाइट मेरी और चौधरी देवीलाल की हुई। जिस तरह से फाइट हुई, फाइनल निकल के आ गया था। स्टार्टिंग में चुनाव क्या रहा और लास्ट में बीच में चुनाव की कुछ यादें जो खास एक हफ्ता तो हमारा इसी बात पर खराब हो गया। मुश्किल से 25-30 दिन का तो टाइम ही होता है। एक हफ्ता इस बात के लिए खराब हो गया तो देवीलाल ये कहते रहे कि भाई उम्र तो भरी थी चोई चरण सिंह ने, लेकिन वह मिटवा दी। और मैं ये कहता रहा, राजनीतिक बातें चली और लोगों में गए चोई देवीलाल भी कि जान पूछ के इतने बड़े आदमी का रिजेक्ट करवा दिया, ये कर दिया। और मैंने कहा बिल्कुल गलत है, जान पूछ के चोई चरण सिंह को अंधेरे में रखा और उनकी एज नहीं भरी, उनको ख्याल नहीं रहा, इसलिए उनका रिजेक्ट हो गया। फिर चोई देवीलाल का मेरा मुकाबला हुआ, 1-2 आदमी और भी थे, उनकी वो मतलब टोटल उस टाइम पे कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे थे? मेरे ख्याल में 4-5 थे, लेकिन वो कोई खास बात नहीं थी, उनके नाम कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं थी। तो उसमें फिर हमारा मुकाबला हुआ। मुकाबले में मैं 4200 वोटों से जीता। 4200 2900 वोटों से मैं जीता वो काउंटिंग में, जनरल में, और 1300 वोटों से जीता मैं जो बैलेट पेपर आते हैं, पोस्टल बैलेट, फौजियों खास तौर से। तो क्योंकि उस टाइम बैलेट जो पोस्टल बैलेट है उनकी काउंटिंग बाद में होती थी, आजकल पहले होती है। बात की जाए तो उस चुनाव के दौरान की, उस चुनाव में जिस तरह से इलेक्शन लड़ा गया, कोई एक यादगार ऐसी चीज़ हो आपके पास कि बताने के लायक कि चौधरी देवीलाल की तरफ से कितने लोग यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे और कांग्रेस की तरफ से आप जैसे चुनाव को लड़ रहे थे, तो आपकी तरफ से कौन कौन नेता यहाँ पे उतरे थे? क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा मेरी तरफ से चौधरी देवीलाल के लोक दल के जो नेता थे वो थे, फिर चरण सिंह नहीं आए, लेकिन मेरे चुनाव में राजीव जी आए थे। राजीव गांधी जी आए थे। मेरा बल्कि याद है वो 1 हफ्ता पहले आए थे और मैंने स्टेज से बोलते हुए कहा था भाई मैं अब तक वकील था, लोगों से फीस लेकर वकालत करता था, लेकिन अब मैं एक्टिव राजनीति में आ गया। अब मैं चाहे हारूं चाहे जीतूं आप पर है, लेकिन मैं आइंदा फीस लेकर कोर्ट में दाखिल नहीं होऊंगा और मैं आज से वकालत छोड़ता हूँ। और राजेंद्र सिंह बहुत एक्टिव रहे, फिर राजेंद्र सिंह ने बहुत मदद की। फिर राजेंद्र सिंह उस टाइम मिनिस्टर थे। ये जसवंत सिंह चौहान, ये भी मेरी मदद पे थे, और कुंदन लाल था एमएलए शहीदों से, वो भी मेरी मदद पे था। तो इस टोटल कितने हल्के थे उस दौरान? कहाँ से जीत मिली आपको? कांग्रेस को कहाँ से? उस टाइम 9 असेंबली सेगमेंट थी, आज भी 9 है। उस टाइम बहादुरगढ़ हमारे में था जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट का है, और जींद हमारे में नहीं था। 6 असेंबली सेगमेंट सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की और 2 जींद डिस्ट्रिक्ट की, सफीदों और जुलाना, और 1 बहादुरगढ़ जो
झज्जर डिस्ट्रिक्ट की है, ये 9 होते थे। और मैंने जीत हासिल की सोनीपत से, कलाने से, इसका नाम पहले गन्नौर का कलाना था, और राई से और सफीदों से, 4 जगह से। 5 जगह से मैं हारा, लेकिन मेरी बहुत ज़बरदस्त जीत थी सोनीपत से, मेरे ख्याल में 26,000 से जीत थी। राई से मेरे ख्याल में 1500-1600 से मतलब थी। कह सकते हैं कि जो 84 वाला जो चुनाव था वो बिल्कुल खिंच के चला और नज़दीक चला। हाँ, बहुत नज़दीक था, बहुत मेहनत की मैंने भी। और जो श्री राजेंद्र सिंह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। श्री राजेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत की, और जो भी कांग्रेस के नेता थे उस टाइम ये फूट नहीं होती थी, सभी दिलो जान से लगे हुए थे। और चौधरी देवीलाल तो खुद में एक बड़े नेता थे, उनकी पार्टी के जो भी नेता थे वो यहाँ लोकल लेवल पे काम कर रहे थे। तो हम काफ़ी आखिर तक, मतलब चुनाव आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल पीक पे चला गया, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हो गया कि हमारी जीत होगी। उसकी जीत के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या-क्या आपको आगे मिलता रहा? क्योंकि एक बड़ा चेहरा कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री को हराने के बाद आप बन गए थे। देखिए, मैं क्योंकि 84 में जीता, 89 का फिर चुनाव आ गया। 89 के चुनाव में मैं 89 तो देवीलाल से मैं बहुत मिलता था। वो पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में आ जाते थे, मैं बहुत बार मिल लेता था। मैं कहता था कभी जीत हार पे बात होती थी कि होती थी। मैं भाग के गया, 1 महीना हुआ था मैंने MP बने, फिर देवीलाल आ गए सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में। मैंने कहा चो साहब आओ चाय पिलाऊंगा। तो वो थे, साफ दिल के आदमी थे, जैसे आज राजनीतिक लोग हैं ना दिल के काले, ऐसे वो नहीं थे। उन्होंने कहा अरे धर्मपाल तो नहीं पानी पिया तो था मेरे ताई, तो ये चाय पिया की बात कर रहे हैं। मतलब चुनाव की बात बोल गए उधर, बोला कि सोनीपत में पानी पिया के दिया। तो मैं अच्छा हिसाब कोई नहीं, मैं तो आपके बड़का दिशा हूँ, कोई वो नहीं। लेकिन वो मेरी उनकी बात होती रहती। अरे धर्मपाल यार, तो मैं जब बिल्कुल ऊपर था पीक पे, जब तना हरा दिया, 1 बजे तक मैं हराऊंगा। अगला चुनाव 89 का आया, उस चुनाव के अंदर तो देवीलाल ने जबरदस्ती, यहाँ पर RC राव रिटर्निंग अफसर थे, DC थे, और ये कर दिया कि भाई इसने किसी तरीके से हराओ। लेकिन वो वैसे ही थी, मेरी हार नहीं थी, लेकिन फिर मैं, वो भी मेरी जीत थी, लेकिन मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई। लेकिन भगवान ने फिर वो पार्लियामेंट ही भंग कर दी कुछ दिन के बाद, और फिर 91 में फिर मैं जीत गया। ये कौन चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान? कपिल देव शास्त्री। कपिल देव शास्त्री। वो 89 में भी वही थे, और 91 में भी वही थे। 91 में मैं 35,000 से जीता था, लेकिन उस अंकल जो उस दौरान की बात है, चुनाव की जो पूरा चुनाव था 1984 वाला जो देवीलाल, कोई खास कोई लम्हा आपको आज भी याद हो चुनाव में कि मतलब कि एक दूसरे तरफ कभी मिलते भी हो, कोई ऐसी कोई बातचीत? नहीं, देखिए चुनाव के ड्यूरेशन में मैं तो देवीलाल की बहुत रिस्पेक्ट करता था, कभी कोई तलखी नहीं हुई, मेरे मन में कोई तलखी नहीं हुई, मैं उनकी इज्जत करता था, और वो इज्जत के काबिल भी थे, बहुत पुराने थे, तो अच्छे आदमी थे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई है, मैं तो एक साधारण परिवार से था, और साधारण आदमी था, एक वकील था। उससे पहले एक असेंबली का इलेक्शन पर ज़रूर लड़ा था मैं, और बैंक का MD रहा था, और ब्लॉक समिति का मेंबर रहा। लेकिन मेरा उनसे कभी कोई ऐसा बात नहीं हुई, बल्कि मैं जिस टाइम प्रधान बना 91 में, उस टाइम भी MP था, फिर देवीलाल ने एक मुहिम छेड़ दी कि भाई कांग्रेस वालों के इस्तीफे लो, SYL कैनाल के बारे में, कि भाई इन्होंने मुद्दा बनाया SYL कैनाल खुदवाई नहीं। तो मैं एक दिन भैंसवाड़ गांव में मैंने जनसभा करनी थी, मैं चंडीगढ़ से आया, और मैंने था कि भाई मैं पहले गांव में जाऊंगा बिदल, और वहाँ से मैं फिर भैंसवाड़ जाऊंगा। जब मैं बिदल में पहुंचा,
तो वहाँ चोई देवीलाल बैठे हमारे ही गांव में, क्योंकि मेरा पैतृक गांव है बिदल। तो वहाँ चोई देवीलाल बैठे और मेरी मिसिज को, सुधा मलिक को, अपने साथ बिठा रखा और गांव के आदमी बैठे। मैंने कहा आते ही मगर चौधरी साहब को भी दिलवाड़ों को सेवा पानी करी है जी, चाय पानी दे दी। तो देवीलाल कहने लगे भाई धर्मपाल यार, यह सुधा जो है मैंने पता लगाया बड़ी काबिल है, बहुत पढ़ी लिखी है, या तो तुम तो, और सुमित्रा श्री बंसीलाल की लड़की भी साथ थी, वो श्री बंसीलाल को छोड़कर श्री देवीलाल के साथ चली गई। तो श्री देवीलाल कहने लगे यार इसने सुधा दे तो मेरे को दे दे, मैं ले जाओ जी, आप ले जाओ सुधा ने। तो मैंने कहा आप मेरे बुजुर्ग हो, आपके साथ रहेगी, आपकी तो बेटी समान है, ले तू तो घर की रोटी पवाओगा और इतनी पढ़ी लिखी, मैं इसने नेता बना दूंगा। देखिए सुमित्रा श्री बंसीलाल की लड़की रही, इसने भी नेता बनाऊंगा। तो ये किस्सा हुआ, मतलब मेरा उनका व्यवहार कभी खराब नहीं आया। तो ये थे मेरे साथ चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक। इन्होंने बताया कि 1984 में जो लोकसभा चुनाव था और जो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल को कैसे उन्होंने हराया, और किस उस दौरान की अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं। मिलते हैं राजनीतिक किस्से के लिए अगली कुछ और खबर के साथ। फिलहाल दीजिए विराम। मैं कैमरामैन सन्नी के साथ राहुल सैनी, सोनीपत, डेली पोस्ट हरियाणा।